थाने के बाहर उस वक्त भी 2 मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मलंग पर कोई तवज्जो नहीं दी। शायद उन्हें वहां उसकी मौजूदगी का सिरे से इल्म ही नहीं था। मलंग मुझे दीवानों की तरह फटी फटी नजरों से घूरता रहा, फिर इधर उधर देखकर बड़ी राजदारी से बोला, मुझे उसी ने धक्का देकर तेरी तरफ भेजा है जिसने तेरी हिफाजत का वादा किया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। वही जिसमें तुझे हथेली लगा रखी है। मलंग ने बाएं आंख झपकाई, फिर दोनों हाथ से सर के लंबे लंबे बाल खुजलाने लगा। उसकी निगाहों में वहशत ही वहशत नजर आ रही थी। मैं समझा नहीं बाबा, मैंने रिकत भरे लहजे में कहा। तुम्हें खुदा का वास्ता जो कुछ कहना है खुलकर कह दो। दम सलामत, रम सलामत, हक हू हक हू हक हू हक। मलंग ने हक हू और हू हक के बुलंद नारे लगाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। पहरे पर मौजूद संतरियों ने उसके हू हक के नारों पर भी कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे अपने साथ ले चलो बाबा, मैंने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। तुमने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं भटक जाऊंगा। इंतज़ार कर ले चिड़ी के गुलाम। उसने दीदे फाड़कर मुझे वहशत भरी नज़रों से घूरा, फिर सरसराते लहजे में बोला, वो ज़रूर आएगा। अभी अपने आने पाई के हिसाब में उलझा है। तोला माशा रत्ती क्या समझा? मैं कुछ नहीं समझ सका। मैंने तड़प कर कहा, तुम मेरे सर पर हाथ रख दो, उसी ने रखा है, उसका इंतजार कर। उसने मेरे और करीब के सक्कर बड़ी राजदारी से कहा, कलाबाजी खा गया तो आंतें बाहर आ जाएंगी, औंधे मुंह नाबदान में गिरेगा। हक हू हक। वो अपनी जबान में बातें कर रहा था, मैं उलझ गया। तुम खुलकर बातें नहीं कर सकते तो तुम भी चले जाओ। मेरे मुकद्दर में जो लिखा है वो मैं अकेला भुगत लूंगा। ठोकर खा कर गिरेगा, आगे अंधेरा है। हुश। उसने होंठों पर उंगली रखकर अजीब पुरस्रार अंदाज में कहा। उसकी आंखें हलकों में तेज तेज गर्दिश कर रही थीं। खासी देर तक वो होंठों पर उंगली जमाए दीदे नचाता रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बंदर के बजाय मच्छिंदर हो जा, दुम दबाकर दम साध ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे रहन तलब नजरों से घूरता रहा कि शायद वो मेरी आंखों के जरिए मेरा हाल समझ ले। दीदे फाड़ रहा है, काट खाने लंगूर। वो फिर हलक फाड़ कर कह कहे बुलंद करने लगा। फिर अचानक उसने दोनों हाथ मुंह पर जमा कर खामोशी इख्तियार कर ली और नजरें घुमा घुमा कर इस तरह अतराफ का जायजा लेने लगा जैसे किसी खतरे की बू सूंघ रहा हो। तुम क्या तलाश कर रहे हो? मैंने उसे कुरेदने की कोशिश की। आंख बंद कर ले, घुटने सुकेड़ कर दुबक जा, आंधी आ रही है, काली आंधी। हक हू हक, उसने मध्यम आवाज में कहा। फिर दूसरे ही लम्हे नजरों से ओझल हो गया। उसकी आमद बिला मकसद नहीं थी। खुदा का वो नेक बंदा फिर मेरी रहनुमाई को आया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि मैं उसको इशारों को ना समझ सका। दीवाने के जाने के बाद भी बड़ी देर तक मैं उसकी बातों पर गौर करता रहा, करवटें बदलता रहा। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं कर्ब की कैफियतों से वक्ती तौर पर आज़ाद हो गया। दूसरी सुबह मुझे हस्बे दस्तूर एक भंगी ने ठोकर मारकर जगाया। मुझे नाश्ते में कई रोज़ की बासी और बदबूदार रोटी दी गई। एक मिट्टी के टूटे हुए बर्तन में बगैर दूध की चाय मिली जो मैं किसी न किसी तरह जहर मार कर गया। उस रोज़ एक डॉक्टर मुझे देखने आया जिसने मेरे जख्मों पर दवाएं लगाईं, फिर खामोशी से वापस चला गया। मेरा ख्याल था कि ठीक 10 बजे फिर 2-3 जल्लाद किसी मुर्दा जानवर की तरह मुझे घसीटते हुए उसी अकूबत खाने में ले जाएंगे जहां मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों से दो चार किया जाएगा। लेकिन खिलाफ मामूल 11 बजे तक किसी ने मेरे लॉकअप में झांकने की जहमत भी गवारा नहीं की। दोपहर को मुझे जो खाना मिला वो भी दूसरे दिनों के मुकाबले में कदरे बेहतर था, लेकिन शायद कोई फ़कीर भी उसे खाने से इनकार कर देता। मैं इस तब्दीली पर हैरान था। 2 दिन और गुजर गए। मेरे साथ मारपीट का सिलसिला बंद कर दिया गया। पुलिस का डॉक्टर बाकायदगी से आकर मेरे जख्मों का मुआयना करता रहा। वो मुझे क्यों जिंदा रखना चाहते थे ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। फिर जिस रोज़ मुझे रिमांड की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया जाने वाला था, उससे एक दिन पेशतर शाम के कोई 6 बजे 2 सिपाहियों ने मुझे हथकड़ी बेड़ी पहनाकर लॉकअप से निकाला। मेरा जोड़ जोड़ फोड़े की मानिंद दुख रहा था। सारे जिस्म में टीसें उठ रही थीं, लेकिन मैं उनके साथ हिम्मत करके कदम उठाता रहा। ऐसा ना करता तो वो फिर मुझे किसी रद्दी की बोरी की मानिंद बेदर्दी से ज़मीन पर घसीटना शुरू करते थे। लॉकअप से निकालकर मुझे थाने के बाहर लाया गया जहां पुलिस की एक वैन खड़ी थी। 8 रोज़ बाद मुझे खुले आसमान के नीचे साफ सुथरी फिजा में सांस लेने का मौका मिला तो यूं लगा जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूं। मैं लंबी लंबी सांस लेने लगा। मुझे फरहत का एहसास हो रहा था, लेकिन सिपाहियों ने ज़्यादा मौका नहीं दिया। थाने से एक बावर्दी इंस्पेक्टर निकल कर बाहर आया तो उसके इशारे पर मुझे वैन के पिछले हिस्से में नाहमवार तख्ते पर डाल दिया गया।
नशिस्तों पर दोनों जानिब 4 संगीन बरदार सिपाही बैठे थे। मुझे उनकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। मैं हथकड़ी बेड़ियों में कतई बेबस था, लेकिन वो पूरी तरह मुख्तार थे। ये बात भी मेरे लिए परेशान कुन थी कि शाम के 6 बजे वो मुझे कहाँ ले जा रहे थे। क्या बुखारी की तरह उन्होंने भी मुझे ठिकाने लगाने का कोई खतरनाक मंसूबा तैयार कर लिया था? मेरे जहन में ये ख्याल उभरा तो मेरी रगों में दौड़ते खून की गर्दिश तेज हो गई। मुझे दादा जान की बातें याद आने लगीं। उन्होंने मेरी माँ से वादा किया था कि मुझे अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखेंगे, मगर उनका साया भी ता देर कायम ना रह सका। मेरे नाम की तब्दीली के सिलसिले में भी उन्होंने गोल मोल बातें की थीं, मगर ये बात बड़े वसूख से कही थी कि मेरी उम्र तवील होगी। मेरी मरहूम वालदा की तशवीश पर यकीन दिलाते हुए कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझ पर कोई आँच नहीं आने देंगे। लेकिन वो पटना से रवानगी से कुछ दिनों के बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया। मैं बड़ी देर तक दादा जान को याद करता रहा। फिर अचानक मेरे तसव्वुर में जोगी सीताराम का ख्याल उभरा। उसने भी कहा था कि दादा जान की तस्बीह की करामात थी जिसने डाकुओं को मेरे सिलसिले में अंधा कर दिया था। तस्बीह मेरे गले में ना होती तो मैं भी वालदैन के बेगोड़ो कफन लाशों के दरमियान कहीं खून में लथपथ पड़ा होता। मेरे वालिद का ख्याल था कि दादा जान मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत रखते हैं। ऐसा ना होता तो उन्होंने वो तस्बीह मेरे गले में ना डाली होती। उन्हें शायद पहले से अपनी मौत का भी इल्म हो रहा होगा। जो वो मेरी सालगिरह के फौरन बाद पटना से चले गए थे, वो जिंदा होते तो शायद मेरे किसी काम आते। जोगी सीताराम भी यकीनन कोई पहुंचा हुआ आदमी था जिसको मेरे माजी की एक एक बात मालूम थी। उसने मेरे लिए अब तक जो कुछ कहा था वो सच होता चला आ रहा था। मुझे अपने किरदार पर बड़ा नाज था, लेकिन झरना के करीब और उसके हुस्न की हशर सामानियों ने मुझे गुनाह की अमीक गहराइयों में धकेल दिया था। मेरी ईमानदारी का भरम भी उसके कहने के मुताबिक खाक में मिल चुका था। तजम्मुल बुखारी मारा जा चुका था, उसे एक ही झटके में रिहाई मिल गई थी। मैं रेजा रेजा होकर बिखर रहा था। मुझे अपनी हालत जार पर हंसी भी आ रही थी और रोना भी। ये ख्याल भी मुझे परेशान कर रहा था कि अगर उन्हें मुझे मौत के हवाले करना था तो फिर इतनी अजियतें देने की क्या ज़रूरत थी। एक सीसा पिलाई हुई गोली ही मेरे वजूद का किस्सा पाक कर देती। उन्हें भी इतने पापड़ ना बेलने पड़ते, मैं भी एक झटके में ज़िंदगी की कैदो बंद से निजात हासिल कर लेता। मान मेरे जहन में जोगी सीताराम का एक जुमला उभरा। उस महान जोगी ने कहा था, जब तेरे ऊपर कोई विपदा पड़े, बचाव का कोई रास्ता ना हो, हर तरफ घोर अंधेरा फैला हो और दंग घुट रहा हो, तो सच्चे मन से मुझे याद कर लेना, मैं तेरी सहायता को जरूर आऊँगा। उसने ये भी दावा किया था कि आज जोगी सीताराम तेरे पास चल कर आया है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल तुझे इस महान जोगी की याद सताएगी। याद रख, तुझे मेरे चरणों के सिवा कहीं और शरण यानी पनाह नहीं मिलेगी। मैं अभी सीताराम के बारे में सोच रहा था कि वैन की रफ्तार बतदरीज कम होने लगी। फिर वैन रुकी और इंजन की आवाज़ ख़त्म हो गई तो मैं यही समझा कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त तेज़ होने लगीं। मेरे पास वक्त कम था। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में अब एक आखिरी फैसला करना था। मैंने सोचा, क्यों ना जोगी सीताराम को याद करके उसकी ताकत को भी आजमा लूँ। उसने दावा किया था कि अगर मैं उसके साथ समझौता करने पर आमादा हो जाऊं तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैं जो सोचूंगा वो पूरा होगा, जो चाहूंगा वो मिलेगा। किसी डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है। मौत का तस्वुर और फांसी घाट का मंजर ही इंसान के सारे कस बल निकाल देता है। बड़े बड़े डाकुओं और दहशतगर्दों के पित्ते पानी हो जाते हैं, उनकी सारी अकड़ ख़त्म हो जाती है। वो चीख चीख कर जिंदगी की भीख मांगनी शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। उनके मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं था। किसी ने बाहर से वैन का पिछला दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मेरी जिंदगी और मौत का फासला घट रहा था। मैंने सोचा कि तकदीर और हालात के सामने घुटने टेक दूं, लेकिन उसी लम्हे दीवाने मलंग की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। दुम दबाकर दम साध ले, सब ठीक हो जाएगा। कलाबाजी खा गया तो आंतें बाहर आ जाएंगी। औंधे मुंह नाबदान में गिरेगा। हक हू हक। मलंग की बात याद करके मैंने खुद को संभाला। अभी मुझे जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। वो अगर मुझे मारने ही की खातिर थाने से निकालकर किसी वीराने में लाए थे तो उन्हें मुझे ठिकाने लगाने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। वो चाहते तो मुझे अकूबत खाने में भी गोली मारकर हलाक कर देते, मेरी लाश बोरी में भरकर किसी वीराने में फेंक आते। ये काम उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। मेरा जहन तेज़ी से कलाबाजियाँ खा रहा था। पिछली निशिस्तों पर बैठे हुए संतरी एक एक करके उतरने लगे। फिर उन्होंने मुझे भी टांग पकड़कर बाहर घसीट लिया। 2 सिपाहियों ने आखिरी वक्त में सहारा ना दिया होता तो मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिरा होता। मैंने कनखियों से कुर्बो जवार का जायज़ा लिया। वैन किसी गैराज में खड़ी थी और गैराज की हालत बता रही थी कि वो किसी साहिब सरवत की आलीशान कोठी का एक हिस्सा रहा होगा।
इंस्पेक्टर ने वैन से उतरकर एक लम्हे इंतजार किया, फिर वो मुझे हाथ से पकड़कर एक दरवाजे की सिमत ले गए। दरवाजे के दूसरी तरफ सीढ़ियां थीं, जहां एक शख्स हाथ में जदीद राइफल लिए खड़ा था। उसने मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा, फिर सीढ़ियां उतरने लगा। मुझे भी उसके ताक़ुब में धक्का दिया गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक और दरवाज़ा था, जिसकी दूसरी तरफ किसी ज़मीन दोज हिस्से का एक कमरा मौजूद था, जिसे स्टोर रूम ही कहा जा सकता था। तुम इस हराम के तुफम को इधर ही ज़मीन पर बिठाओ, राइफल बरदार ने बड़े खुरदरे लहजे में इंस्पेक्टर को घूर कर कहा। मैं साहब को खबर करता हूँ। मौत का ख्याल मेरे जहन से छटने लगा। वो मुझे किसी बड़े अफसर के बंगले पर लाए थे। राइफल बरदार के जाने के बाद मुझे ज़बरदस्ती फर्श पर लिटा दिया गया। बेड़ियों की वजह से मेरा बैठना दुश्वार था। सुनो, इंस्पेक्टर ने मुझे खूनखार नज़रों से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा, अपनी ज़बान ज़्यादातर बंद ही रखना, वरना तुमको भी वहीं भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे दूसरे साथी को पहले ही लोडिंग ट्रक के जरिए रवाना किया जा चुका है। जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब देना। ज़्यादा मुंह फाड़ने की गलती की तो कुत्तों से बदतर मौत मारे जाओगे। मैं खामोशी से इंस्पेक्टर की बातें बर्दाश्त करता रहा। फिर उस वक्त मैं हैरत से चौंक पड़ा जब मैंने उस शख्स को बड़े क्रूफर से सामने पाया, जिसे बुखारी ने 2 लाख के इवज छोड़ दिया था। वो तन्हा नहीं था, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी जदीद असले से लेस मौजूद थे। वो खौफनाक नज़रों से मुझे घूर रहा था। मुझे हैरत हुई। कानून की हालत ज़ार पर हंसी भी आई कि मुझे ईमानदार होने के बावजूद एक ऐसे मुजरिम के सामने पेश किया गया था जिसे बुखारी ने रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त अपनी गुलू खलासी के लिए वो मिन्नत समाजत कर रहा था, और इस वक्त किसी बड़े जिम्मेदार ऑफिसर की तरह मेरे सामने सीना ताने खड़ा मुझे घूर रहा था। उसको देखकर इंस्पेक्टर और उसके अमले के अफराद भी अटेंशन पोजीशन में आ चुके थे। चंद लम्हों तक वो हिकारत भरी नज़रों से मेरी बेबसी और खस्ता हालत पर गौर करता रहा, फिर स्पाट लहजे में बोला, तुम्हें अपने साथी का अंजाम मालूम है, जो किसी जंगली और पागल कुत्ते की तरह मेरे ऊपर भौंक रहा था। उसका इशारा बुखारी की तरफ था। नहीं, मैंने मध्यम लहजे में झूठ बोला। हमने उसे ख़त्म करवा दिया है। उसने नफरत भरे अंदाज में कहा, हम ऐसे जंगली जानवरों को पसंद नहीं करते जो हमारा रास्ता खोटा करने की कोशिश करते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या नाम था उस सुअर की औलाद का? उसके तेवर आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक हो रहे थे। तजम्मुल बुखारी, मैंने खौफजदा लहजे में मुख्तसरन जवाब दिया। हाँ, वही जो अपने ऑफिसर का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा था। उसने खूनखार लहजे में सवाल किया, क्या तुम लोगों को ये इशारा नहीं दिया गया था कि जहां तुम्हारा असली बाप नजर आए उधर से नजरें फेर कर चुपचाप किसी और तरफ चले जाना? मैंने फिर खामोशी ही मुनासिब समझी। क्या जवाब देता? तुम्हारा मुखबिर कौन था? अचानक वो पहलू बदल कर बड़े सफाक लहजे में बोला, मुझे उस हरामी का नाम बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैंने साफ गोई से कहा, शायद बुखारी जानता हो। समझ गया। वो किसी चोट खाए जख्मी नाक की तरह बल खाने लगा। तुम शराफत से मुंह नहीं खोलोगे? क्यों? मैं अभी पटना से तब्दील होकर आया हूँ, मुझे बुखारी के साथ। ओहो, मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। उसके इशारे के साथ ही एक राइफल बरदार ने मेरे मुंह पर जूते की भरपूर ठोकर मारी तो मैं बिलबिला कर रह गया। मेरे गाल पर जहां ठोकर लगी थी वहां से खून बहने लगा। मैं लंबी चौड़ी बात सुनने का आदी नहीं हूँ। वो गुराया, मुझे मुखबिर का नाम बता दो, मैं तुम्हारे साथ रियायत की सिफारिश करवा दूंगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे मुखबिर का नाम मालूम नहीं। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा। ईमानदार? उसने मुझे कहर आलूद निगाहों से घूरा। सुअर की औलाद, क्या तू भी अपने साथी के पास जाना चाहता है जो जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ा तेरी राह देख रहा होगा? मैं कसमसा कर रह गया। इसके सिवा और कर भी क्या सकता था? बॉस, एक बॉडीगार्ड ने बड़े जहरीले अंदाज में उसे मुखातिब किया। मेरा ख्याल है कि इसका हलक खुश्क हो रहा है। जूस का एक डोज पीने के बाद शायद इसकी जुबान फर चलने लगे। मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो बॉडीगार्ड की बात सुनकर मुझसे बोला, शराफत से मुखबिर का नाम उगल दे, वरना तेरा अंजाम बड़ा भयानक होगा। चुप क्यों है हरामजादे? पुलिस इंस्पेक्टर ने भी मुझसे कड़क कर कहा, साहब की बात मान ले, उगल दे मुखबिर का नाम, वरना हम तुझे उधेड़ कर रख देंगे। सुन रहा है मैं क्या हुक्म दे रहा हूँ? मेरा जहन चकरा कर रह गया। वो मुझसे उस मुखबिर का नाम दरियाफ्त कर रहे थे जिसका इल्म मेरे फरिश्तों को भी नहीं था। अपनी गंदी जबान खोल दे, नहीं तो मैं तुझ पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दूंगा। उसने हलक फाड़ कर गिरजदार आवाज में कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। दूसरे बॉडीगार्ड ने बराह रास्त मेरे होंठों पर बूट की ठोकर मारी तो मेरे सारे दांत हिल कर रह गए। मेरे होंठ फट गए, खून मेरे मुंह से भी उबलने लगा, मेरे वजूद के सारे बालों पर कपकपाने लगे। इस खंजीर की औलाद को पेशाब पिलाओ, उसने पागलों की तरह चीख कर हुक्म दिया।
उस वक्त तक उसकी चमड़ी उधेड़ते रहो जब तक मुखबिर का नाम इसके हलक से निकलकर बाहर ना आ जाए। फिर जो कुछ हुआ उसकी तफसील बड़ी कराहत आमेज़ है। मैं एहतजाज करता रहा, चीखता रहा, अपनी बेगुनाही और लाइल्मी की कस्में खाता रहा, लेकिन एक स्मगलर का फैसला अटल था। उसके गार्ड और पुलिस वालों ने मिलकर मुझे पछाड़ दिया। एक राइफल बरदार उछल कर मेरे सीने पर सवार हो गया। मैं उनके गलीज हरकत और सकनात से समझ रहा था कि वो मेरे साथ क्या घिनौना सलूक करना चाहते हैं। मैं माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। उन्होंने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैंने सख्ती से अपना मुंह बंद कर लिया। किसी ने राइफल के बट से मेरे मुंह पर ज़रब लगाई। फिर एक रिवाल्वर की नाल मेरे मुंह में इस तरह डाल दी गई कि मैं मुंह बंद ना कर सका। फिर वही हुआ जो वो चाहते थे। छाती पर सवार शख्स ने मेरे मुंह पर पेशाब करना शुरू कर दिया। मेरी सांस रुकने लगी। मेरा दम सीने की गहराइयों में घुटने लगा। मुझे एक जोर की उबकाई आई। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे मेरा कलेजा हलक से निकलकर बाहर आ गया हो। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरे होशो हवास मुअत्तल हो गए। मैं बेहोशी से दो चार होता चला गया। मैं कितनी देर तक बेहोशी की कैफियत से दो चार रहा मुझे याद नहीं, लेकिन दोबारा जिंदगी का एहसास उस वक्त हुआ जब एक मध्यम सी आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती सुनाई दी। डॉक्टर, इसे मरना नहीं चाहिए। अगर ये मर गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा काम इंसान को बीमारी दुख से निजात दिलाना है। आप परेशान ना हो, ये बच जाएगा। लेकिन दूसरी आवाज़ डॉक्टर की थी, जो कुछ कहते कहते खामोश हो गया था। लेकिन क्या डॉक्टर, इस पर जो तशद्दुद किया गया है वो बड़ा जालिमाना है। इस तरह तो किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। डॉक्टर, दूसरे शख्स ने सर्द और नाराज अंदाज में कहा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकोगे? फरमाइए। उसका सीधा हाथ और उल्टा पांव काट दो। मैं चाहता हूं कि ये इबरत का निशान बनकर जिंदा रहे, ताकि इसका अंजाम देखकर फिर कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कभी ना करे। सॉरी सर, डॉक्टर ने बड़ी साफ गोई से कहा। मैं बिला वजह किसी इंसान को माजूरी की जिंदगी गुजारने का सबब नहीं बन सकता। क्या तुम मेरे हुक्म की तामील से इनकार करोगे? तहकमाना लहजे में सवाल किया गया।